नमस्कार आप सभी को। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप सभी को? हम 4th ईयर नमस्कार सभी को नमस्कार। हम 4th ईयर के अंतर्गत आज जो पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका पाठ का नाम है, विषय का नाम है। ये जो पेपर है आपका पूरा मूल्यांकन पर ही है और इसमें मूल्यांकन के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो आपके आंकड़े हैं, स्टैटिक्स है, मापन है, मेजरमेंट है और कई प्रकार के जो टेस्ट है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपका जो मापन व मूल्यांकन, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। पेपर का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। मापन व मूल्यांकन के अंतर्गत हम मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। मापन से आप क्या समझते हैं, मापन का अर्थ, मापन की परिभाषाएं, मापन के प्रकार, है ना, इन सब पर आज समय रहते दृष्टिपात करते हैं। मापन का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार, प्रकार के बाद में इसका जो मूल्यांकन है वो थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे। मापन का अर्थ, मापन का अर्थ है किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिमाण का पता लगाना, इसे मापन कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है और कोई भी वस्तु जिसकी किसी मात्रा या परिमाण में सत्ता है मापन के योग्य होता है। इसी में जो आपका अगला बिंदु है प्रकार। मापन दो प्रकार से होता है। पहला है संख्यात्मक मापन और दूसरा जो है गुणात्मक मापन। संख्यात्मक जो मापन है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी भौतिक जगत में सत्ता है, जिसमें आकार, परिमाण आदि गुण हैं,
जिसे देखा जा सके, जिसकी उपस्थिति व अनुपस्थिति को अनुभव किया जा सके, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भाग, क्षेत्रफल इत्यादि। इन सभी को हम क्या है देख सकते हैं और देख करके इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसकी उपस्थिति व अनुपस्थिति का भी पता इससे चलता है। दूसरा जो है आपका इसके अंतर्गत गुणात्मक मापन। गुणात्मक मापन के अंतर्गत किसी भी वस्तु, तथ्य, घटना के गुणों का मापन किया जाता है। इसमें कोई शून्य बिंदु नहीं होता है। गुणात्मक मापन की इकाइयाँ समान नहीं होती है, इस पर बाह्य चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तु, तथ्य, घटना, है ना, ये सब चीज़ें इसमें आती है। इसमें आकार व परिमाण मुख्यतः होते हैं। मूल्यांकन, जब अपन मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन, जिसको इवैल्यूएशन भी अपन कहते हैं, इवैल्यूएशन अंग्रेजी में कहते हैं, मूल्यांकन मापन का विस्तृत रूप है ना। इसका विस्तृत रूप मूल्यांकन का विस्तृत रूप है। मापन के दोषों को दूर करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। मापन के द्वारा छात्रों की केवल सफलता को जाना जा सकता है, जबकि मूल्यांकन द्वारा छात्रों की समस्त परिस्थिति को समझा जा सकता है। मूल्यांकन में क्या होता है, समस्त परिस्थितियां आ जाती है। कपूर के अनुसार मूल्यांकन ज्ञान को जांचने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वरन इसके द्वारा छात्रों की समझदारी, कौशल, वृत्तियों तथा रुचियों की भी जांच की जानी चाहिए। बहुत बड़े ये विद्वान हुए हैं कपूर महोदय। इन्होंने कहा है कि समझदारी, कौशल, वृत्तियों तथा रुचियों की भी जांच होती है इसमें मूल्यांकन के अंतर्गत। तो मूल्यांकन का अर्थ और दूसरा जो है आपकी परिभाषा यहाँ पर आ गई है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात मूल्यांकन जो है ताउम्र चलता है। एक शिक्षक जब पाठ को कक्षा में पढ़ाता है तो उसका मूल्यांकन उसके छात्र बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब तीसरा जो इसके अंतर्गत है कि मूल्यांकन के उद्देश्य पढ़ेंगे कि कौन कौन से उद्देश्य इनके है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, पहला जो है, मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र छात्राओं की क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना है। इसमें उद्देश्य में पहला जो है आपका क्षमता व सीमाएं, कि कौन कौन सी सीमाएं हो, मतलब छात्रों की कमजोरी जो होती है उसका पता चलता है। जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसका मूल्यांकन का मूल उद्देश्य ये होता है कि छात्र में किस प्रकार की क्षमता है, उसको ध्यान में लाने के लिए, उसको ध्यान में ला करके उसके जो करियर है उसमें कहीं ना कहीं सहायक के रूप में उसकी क्षमता का पता लगाया जाता है। सीमाएं मतलब उसकी कमियां भी साथ साथ में पता होती है। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रणालियों की उपयोगिता व कमियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा जो है पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रणालियों की उपयोगिता, क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, कौन सी विधि, प्रणाली मतलब विधि, प्रविधि,
उपयोगी है पढ़ाने के लिए, पाठ्य को पढ़ाने के लिए, तथा कौन सी कमियां हैं। तो आपने देखा होगा कि जब पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो इकाइयाँ होती है, उस इकाइयों के अंतर्गत अनेक प्रकार की जो दैनिक पाठ हम पढ़ाते हैं, तो दैनिक पाठ को पढ़ाने के लिए हमने कौन कौन सी शिक्षण विधियों व प्रविधियों का उपयोग किया है और उनका समय रहते क्या महत्ता रही है ना। तो कमियां जो है उसमें अपने को देखने को मिलती है। तो हम उन कमियों को उस दैनिक पाठ की जो दैनिक पाठ में कमी रही है, कल वह कमी नहीं रह जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान रखते हुए अगला पाठ हम पढ़ाते हैं। तीसरा जो है, मूल्यांकन द्वारा छात्रों को उचित मार्ग निर्देशन देने में सहायता मिलती है। छात्र की जो कमियां आती है उसमें अपने को मार्गदर्शन व निर्देश देने में सहायता मिलती है। किसी छात्र का यदि अपन मूल्यांकन करते हैं अंत में, पाठ के अंत में, तो जब यह देखते हैं कि अमुक छात्र इसमें कमज़ोर है और अमुक छात्र इसमें अच्छा है, तो उसको विषय की प्रकृति व विद्यार्थी की प्रकृति के अनुसार उचित मार्गदर्शन व निर्देश हम समय रहते दे सकते हैं। अगला जो है, छात्र छात्रा के वर्गीकरण में सहायता मिलती है। वर्गीकरण है ना, न्याय जो है, जब हम पाठ पढ़ाते हैं तो पाठ पढ़ाने के साथ में हमें न्याय करना पड़ता है। अनेक वर्ग के छात्र छात्राएं जो है कक्षा में होते हैं, पूरे विद्यालय में भी होते हैं, तो उनका अपने को क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि कौन सा विद्यार्थी कितना तीव्र है, कौन सा विद्यार्थी कितना अच्छा है, कौन सा विद्यार्थी मंद है, कौन सा विद्यार्थी भावुक है, कौन सा विद्यार्थी मतलब यूँ पढ़ाते तो है परंतु उसको समझ में कम आता है और बाद में जाकर के वो भूल जाता है। तो ऐसे छात्रों का चयन करने में हमें क्या होती है, सुविधा होती है मूल्यांकन जब हम करते हैं। तो जब उन छात्रों का चयन हो जाता है तो समस्या का समाधान भी समय रहते हम कर सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम वो आती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, इत्यादि बातें सारी इसमें आती है। अगला जो है आपका छठा जो है, मूल्यांकन द्वारा अध्यापकों की योग्यताओं और कुशलताओं, अध्यापक की योग्यताओं और कुशलताओं का पता चलता है। अध्यापक भी कितना कौशल युक्त है। आजकल स्किल की बात चल रही है। भारत देश के जो श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री है, वे कौशल की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं। तो अध्यापकों की उनकी स्किल की पता चलता है कि वह बोलने में अच्छा है या पठन में अच्छा है या समझाने में अच्छा है ना, इन सब की पता चलता है। कुशलता के साथ में योग्यता और दक्षता का पता चलता है। तो जब योग्यता आपकी इतनी है तो आप समय के साथ में कितने दक्षता की ओर अग्रसर हुए हैं, इसका पता चलता है। इसी में अगला है, छात्र मूल्यांकन के द्वारा छात्र छात्राओं को कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। कार्य करने की क्रिया है ना, क्रिया करना या कुछ करके करना, कुछ करके सीखना, ये वाली बात जो है इसमें आती है। आठवां जो है, पाठ्यक्रम में सुधार हेतु मूल्यांकन आवश्यक है। समय समय में पाठ्यक्रम में सुधार होता है, पाठ्य विषय वस्तु में भी सुधार होता है। तो वो सुधार कैसे किए जाए वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए अभी इन दिनों आपकी जो नई शिक्षा नीति जो आई है, वह पिछले 30 सालों से एक ही शिक्षा प्रणाली थी। उस नई शिक्षा नीति जो बनी है उसमें कई प्रकार की जो परिवर्तन आए हैं, संशोधन किए हैं। तो वो पिछली जो भी कमियां रही है पिछली पाठ्यक्रम में, पिछली विषय वस्तु में, उन सभी को सुधार हेतु करके नई शिक्षा नीति का वो किया है। तो सुधार हेतु मूल्यांकन भी आवश्यक है।
मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है और किस रूप में हुई है। उद्देश्य पूर्ति ये बहुत अच्छा है। जब हम पाठ का निर्माण करते हैं तो उद्देश्यों का निर्माण करते हैं और वह इकाई के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है कि नहीं, इसका ध्यान रखते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो पाठ्यक्रम का क्या होता है, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है। यदि उद्देश्यों पर विद्यार्थी और अध्यापक सही श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलते हैं तो उन्हें लक्ष्य की और पाठ्यक्रम का जो लक्ष्य है उन्हें प्राप्ति होती है। पाठ का जो लक्ष्य पाठ्यक्रम की ओर अग्रसर होता है या पाठ्य विषय वस्तु की ओर अग्रसर होता है, इस तरह से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कहीं न कहीं रूप में, किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है। इन समस्त कार्य का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें सकारात्मकता कहीं न कहीं देखने को मिलती है। मूल्यांकन का उद्देश्य यह जांचना होता है कि बालक बालिकाओं में योग्यताओं, कुशलताओं, वृत्तियों, रुचियों, समझदारी आदि को किस सीमा तक प्राप्त किया है। मूल्यांकन समस्त दृष्टिकोण से होता है। यहाँ पर समस्त दृष्टिकोण आ गया है। समस्त दृष्टिकोण में बालकों का सर्वांगीण विकास मुख्यतः काम करता है। बालकों का सर्वांगीण विकास कब होगा? जब प्रत्येक बालक बालिकाओं की योग्यताओं को देखा जाएगा, प्रत्येक बालक बालिकाओं की कुशलताओं, कौशल को देखा जाएगा, उनकी आदतों, वृत्तियों को देखा जाएगा, उनका इंटरेस्ट या रुचि जो है वो किस में है वो देखा जाएगा, उनका विवेक इत्यादि और कौन कौन सी बातें उन्होंने इस विद्यालय में आकर के सीखी है या अर्जित करी है, इन समस्त बातों को उसमें देखा जाता है। तो हमने पढ़ा है आज मापन व मूल्यांकन। मापन मूल्यांकन के अंतर्गत अर्थ, परिभाषा व प्रकार भी पढ़ी है। यहाँ से आपका मूल्यांकन है, यह तो पहला बिंदु हो गया और ये यहाँ पर ये दूसरा बिंदु हो गया है जिसके बारे में अपन ने मूल्यांकन के अंतर्गत भी इसके विस्तृत रूप और समस्त परिस्थितियाँ जो भी है, प्रकार इसके जाने हैं। अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य के अंतर्गत हमने ये सभी चर्चाएं करी है। बेडफील्ड एवं मर्डॉक जो वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ब्रैडफील्ड और मर्डॉक, ये दो बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा में मापन व मूल्यांकन में लिखा है, मैं निम्नलिखित प्रकार से अंतर बताया है कि मापन की प्रक्रिया में किसी घटना या तथ्य के परिणामों के लिए प्रतीक चिन्ह निश्चित किए जाते हैं ताकि उस घटना या तथ्य के बारे में यथार्थ निश्चित किया जा सके, जबकि मूल्यांकन में उस घटना या तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इन दोनों में मूलतः ये अंतर होता है। तो इस अंतर को उन्होंने, विद्वानों ने इस तरह से बताया है। भारतीय शिक्षण प्रणाली में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। वो प्रविधियाँ किस प्रकार है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। प्रविधियाँ है ना, प्रविधियों को हम अंग्रेजी में टेक्निक्स कहते हैं। कौन कौन सी जो टेक्निक्स है उसका प्रयोग आप कैसे करोगे, वो सभी बातें इसमें आती है। टेक्निक्स है ना, प्रविधियाँ, विधियाँ व प्रविधियाँ। विधियाँ जो होती है मेथड्स बड़े रूप में होता है और प्रविधियाँ जो होती है छोटे छोटे रूप में होती है।
तो मुख्यतः जो प्रविधियाँ बताई गई है वह जो प्रविधियाँ हैं, मैं मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं। पहली जो बात है वह है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में कोई भी, जैसे 5वीं 6वीं 7वीं या अथवा 10वीं जो भी होती है, एक पाठ्यक्रम होता है विद्वानों द्वारा, उस पाठ्यक्रम को उस कक्षा में रखा जाता है और अंत में लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों में कई प्रकार के वो होते हैं। जैसे मान लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और दूसरा जो है निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तीसरा बीच में जो है आजकल लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी आने लगे हैं, जो समायोजन होता है लघु उत्तरात्मक। इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा। वस्तुनिष्ठ में जो है फिर वापस कई प्रकार की बातें यहाँ पर आती है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आप सभी उससे आए हैं। दूसरा जो है कोष्ठक में उत्तर दीजिए, कोष्ठक में उत्तर दीजिए। तीसरा जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और चौथा जो है इसमें हाँ नहीं में उत्तर दीजिए, अथवा सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। इस प्रकार के क्या है प्रश्न वस्तुनिष्ठता में आते हैं। पांचवा जो है कई बार जोड़ियाँ मिलान कीजिए, ये इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, जोड़ियाँ मिलान वाले। ये तो होगी वस्तुनिष्ठ के प्रश्न। लघुत्तरात्मक में इसके दो प्रकार है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है और जिसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एंड देन लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है। इस तरह से इनके दो होते हैं। निबंधात्मक में इनकी जो बात होती है वो निबंध के रूप में प्रश्न को करना पड़ता है। ये 2 प्रश्न से लेकर के 4 प्रश्न तक आते हैं। अति लघुत्तरात्मक में 2 से 1, 2, 3 अंक के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार लघुत्तरात्मक में 4, 5, 6 इस प्रकार के अंक आते हैं। कई बार 8 भी आते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न का आधा अंक या 1 अंक भी हो सकता है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो है ये आपकी लिखित परीक्षा के बारे में बात हुई। दूसरा जो है आपका इसमें साक्षात्कार। मैं बात कर रहा हूँ मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत प्रविधियों की बात कर रहा हूँ। साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं, है ना, इंटरव्यू। इंटरव्यू 2 प्रकार से आपके होते हैं। वे कौन कौन से? एक तो औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक इंटरव्यू में यदि कोई भर्ती होती है तो उसमें औपचारिक आपसे वार्तालाप की जाती है और वह साधारण ज्ञान के साथ में आपका चरित्र चित्रण दिखाया जाता है। अनौपचारिक इंटरव्यू में भी आप उपस्थित हो या किसी के माध्यम से उपस्थित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु अनौपचारिक इंटरव्यू में भी आपसे अनौपचारिक रूप से बात की जाती है। इसके प्रकार भी है साधारण और मनोविज्ञान। अब अपन आगे चलते हैं। प्रश्नावली, इसकी विस्तृत जानकारी अपन आगे पढ़ेंगे टेक्निक्स, और आपके ये अभी मैं संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, फिर विस्तृत रूप में आपको जैसे ही इसका
वो अंश आएगा या भाग आएगा तो अपन उस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रश्नावली, जिसको अंग्रेजी में अपन क्वेश्चनरी कहते हैं, कई प्रकार की प्रश्नावली बनती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। खुली प्रश्नावली होती है, ये मैं प्रश्नावली के प्रकार बता रहा हूँ आपको। बंद प्रश्नावली होती है, ये खुली क्या होती है, बंद क्या होती है, जब इसका अंश आएगा तब बात करेंगे। सचित्र प्रश्नावली होती है और अंत में मिश्रित प्रश्नावली होती है। इस तरह से ये 4 प्रकार की प्रश्नावलियाँ होती है। इसके प्रारूप और उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चौथा जो है आपका संचित अभिलेख। नाम से ही स्पष्ट है, संचित अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड, कि कौन कौन से रिकॉर्ड आपने हुए हैं। विद्यालय व महाविद्यालय चलाने के लिए अनेक प्रकार के रिकॉर्ड को क्या करना पड़ता है, संचित करना पड़ता है, और संचित करके उसे रखना पड़ता है, ताकि कौन कब किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे, कब किसको स्कॉलरशिप मिली और नहीं मिल पाई, किसने गलत व्यवहार किया, किसी की सीआर कैरेक्टर जो रिपोर्ट है वो भी बनती है, किसी की टीसी वगैरह जो बनती है, ये सभी जो है रिकॉर्ड, अर्थात विद्यालय व महाविद्यालय को संचालित करने के लिए जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो सभी रिकॉर्ड संचित अभिलेख में आते हैं। इसके बारे में अपन विशेष अध्ययन बाद में पढ़ेंगे। छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी इसके अंतर्गत आती है और निरीक्षण भी इसमें आता है। ऑब्जर्वेशन है ना, निरीक्षण। 5वां निरीक्षण या पर्यवेक्षण है ना, जिसको हम और अवलोकन, ये तीनों लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब किसी पाठ का पढ़ाते समय अपन देखने जाते हैं तो उसको अवलोकन कहते हैं। ये कक्षा के स्तर पे होता है, अथवा किसी का कक्षा कक्ष में किस तरह से पढ़ा रहा है, अथवा कोई आपकी परीक्षाएं चल रही है, चाहे कई परीक्षा चल रही है, अथवा आपकी कोई माध्यमिक परीक्षा चल रही है, वार्षिक परीक्षा चल रही है ना, त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, तो उसका अवलोकन किया जाता है। अवलोकन में समस्त बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। पर्यवेक्षण या निरीक्षण जो है वो संस्था का होता है। पर्यवेक्षण व निरीक्षण संस्था के प्रत्येक जो बिंदु होते हैं, कई तरह की जो लैब्स होती है, कई तरह के कक्ष होते हैं, कई तरह के जो स्टाफ रूम और प्राचार्य कक्ष, शौचालय, ग्राउंड इत्यादि की जो बातें आती है, समग्र रूप से जो बातें आती है वो सब निरीक्षण पर्यवेक्षण में आ जाती है। इससे अपन आगे चलते हैं। छात्रों द्वारा या विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी इसमें आती है ना। कोई विशेष सामग्री बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, तो ये जो वस्तुएं होती है छात्राएं जो बनाते हैं, ये उनके क्लब में, क्लब वो क्लब नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, ये विषय वस्तु या सब्जेक्ट के जो क्लब होते हैं उसकी बात अपन कर रहे हैं। साइंस वालों के जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, और अन्य जैसे वनस्पति शास्त्र है, या और भी कोई जो विषय है, उन सभी के क्या है, ये क्लब बने होते हैं। उस क्लब में छात्र जो चीज़ बना के लाते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, उसकी क्या करते हैं, ये प्रदर्शनी लगाते हैं। प्रदर्शनी में जिस दिन जैसे विज्ञान दिवस 28 फरवरी को आता है, तो उस दिन ये प्रदर्शनी लगा करके उस जो भी इन्होंने बनाया है उस मॉडल को बताया जाता है। कोई चार्ट्स है तो वो बताए जाते हैं, अथवा कोई क्या कुछ वर्कशॉप करिए तो वो बताया जाता है। सही कई तरह की बातें बताई जाती है। इसी प्रकार मैथ्स की भी होती है, इसी प्रकार ज्योग्राफी की होती है, इसी प्रकार जो अन्य जो विषय हैं उसकी भी होती है। अन्य जो मानवीय की विषय हैं या भाषाई विषय हैं, उनकी भी अपनी एक अलग महत्ता होती है, जो छात्रों द्वारा बनाई गई होती है। अब अपन इसके आगे अपन चलते हैं और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि
कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो विशेषताएं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपन आगे पढ़ते हैं। अच्छे विशेषताएं, अच्छे परीक्षण के गुण या विशेषताएं, है ना, गुण। मतलब यहाँ पर मूल्यांकन की विशेषताएं या गुण आ जाएगा। मूल्यांकन व परीक्षण के गुण विशेषताएं एक ही बात है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। कौन कौन से गुण इसमें होने चाहिए। पहले अपन आरेख खींच लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा मैं आपको बता पाऊँगा। पहला जो है गुण होगा परीक्षण का, वह वस्तुनिष्ठता लिए हुए हो। सबसे प्रथम जो बात आ रही है वस्तुनिष्ठता। दूसरा जो है विश्वसनीयता। तीसरा जो इसमें आता है वैधता। मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षण के गुण व विशेषता की बात कर रहे हैं। चौथा जो है विभेदीकरण। पांचवा जो है आपका उपयोगिता। व व्यवहारिकता। छठा जो है इसमें धन व कीमत। धन व कीमत। सातवां जो है समय। आठवां जो है आरोपण की सरलता। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला जो है आपका इसमें आएगा वस्तुनिष्ठता। ये अच्छे परीक्षण के गुण विशेषताएं बता रहे हैं अपन। वस्तुनिष्ठता को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, है ना। एक अच्छी परीक्षा वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। ऐसी परीक्षा जिसमें परीक्षक के अपने व्यक्तित्व, रुचियों और पक्षपातों के लिए कोई स्थान ना हो। छात्र छात्राओं का मूल्यांकन निष्पक्ष भाव से किया जा सके। अच्छे परीक्षण के गुण की क्या विशेषता होती है। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, वो क्या होती है, प्रतियोगिताएं वस्तुनिष्ठता के आधार पे होती है। उसमें अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों को यदि आप उत्तर देते हो तो उसमें जो एग्जैक्ट होता है, जो सटीक होता है, वह उत्तर की प्राप्ति आपको क्या करती है, अपने चयन की ओर आपको अग्रसर करती है। मान लीजिए आरपीएससी ने आपसे प्रश्न किया, उसमें हमने वस्तुनिष्ठ में बात करी थी कि कई प्रकार के प्रश्न इसमें आए थे। सत्य असत्य वाले प्रश्न थे, है ना। कोई भी कथन आता है, उस कथन को कहते हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। हाँ नहीं वाले भी आजकल आने लगे हैं। ये छोटे स्तर पे होती है, तो हाँ नहीं वाले भी आते हैं। तीसरा जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यह भी वस्तुनिष्ठता में आजकल आने लगा है। चौथा है कोष्टक में उत्तर दीजिए। एक प्रश्न के 4 आपके क्या आते हैं, जिसमें से एक प्रश्न के 4 आपके क्या 4 ऑप्शन आते हैं। उस ऑप्शन में से किसी एक का चयन आपको वो करना पड़ता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कई बार एक वाक्य के उत्तर में भी आता है। कई बार जोड़ी मिलान कीजिए,
है ना, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और भी अन्य जो होते हैं वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं जिसकी समय रहते अपन चर्चा करेंगे। विश्वसनीयता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ ये है कि आप इन प्रश्नों में से किसी को भी वो जांच परख कर लीजिए, चाहे परीक्षक कोई भी हो, उसका व्यक्तित्व, उसकी जो रुचि है और वो किसी के साथ पक्षपात करना चाहे तो ये यहाँ पर संभव नहीं है। उत्तर यहाँ पर सटीक, स्पष्ट व एक ही भाव रखने वाला आता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं होती है। मूल्यांकन आप किसी भी परीक्षा से करा लीजिए, यदि आपको किसी में 40 आए या 42 आए तो आपको 40-42 ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला जो है आपका विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी है ना, रिलायबिलिटी आएगी आपके यहाँ पर। तो रिलायबिलिटी में क्या है ये सब इसके बात करते हैं। विश्वसनीयता का अर्थ है अचलता, अर्थात यह मापन प्रायः अविचल होता है। जब हम कहते हैं कि कोई परीक्षा में विश्वसनीयता है कि छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक प्रायः एक से रहेंगे, यदि अभ्यास अथवा परिपक्वता द्वारा इन अंकों में कुछ अंतर आ भी जाए तो वह विचलन प्रायः नगण्य होता है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, उत्तर जो होगा उसका एक ही आएगा, एक समान ही उसके बातें होंगी। वैधता, अगला जो है वैलिडिटी। वैलिडिटी में परीक्षा द्वारा अभिष्ट लक्ष्य का मापन होता है, तो उस परीक्षा को वैधता की संहिता दी जाती है। वैलिडिटी मतलब जो अंक, जो प्रश्न आए हैं उसको वो कितने वैलिड है, उसकी वैलिडिटी को यहाँ पर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है और लक्ष्य की ओर, प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ जाता है। विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। एक अच्छी परीक्षा की विशेषता विभेदीकरण की शक्ति का होना है, अर्थात वह उच्च बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले व निम्न बुद्धि वाले छात्रों में अंतर कर सके। विभेदीकरण का जैसे आपने कहा वर्गीकरण, हम सामान्य शब्दों में लेते हैं। वर्गीकरण में कोई भी परीक्षा जब प्रश्न पत्र के माध्यम से ली जाती है तो प्रश्न पत्र के जो उत्तर होते हैं या प्रश्न पत्र की जो उसकी गुणवत्ता होती है वो प्रश्न के आधार पर होती है। जब विद्यार्थी उसका उत्तर देता है तो उसमें जो उच्च बुद्धि वालों का वर्गीकरण हो जाता है ना। उच्च बुद्धि के बाद में जो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं उनका पता चलता है। जो सामान्य से कम जो होते हैं बुद्धि वाले, जिसको निम्न बुद्धि वाले अपन कहते हैं, उनका पता चलता है। और जो डल जो विद्यार्थी होते हैं, जिसको गुड या मूढ़ छात्र कहते हैं, उनका पता चलता है। तो जब ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, तो एक ही प्रश्न पत्र में अनेक प्रकार के प्रश्नों का क्या है, समाहित होता है। उसमें उच्च वर्ग के प्रश्न को भी रखा जाता है, उसमें सरल व सामान्य वर्ग के प्रश्न को भी रखा जाता है और निम्न वर्ग के प्रश्न पत्र को भी रखा जाता है। अर्थात प्रश्न पत्र की जो स्तर है उसको सभी बालक बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए उसको प्रश्न पत्र को लिया जाता है, ताकि सभी वर्ग के जो विद्यार्थी है उसको कर सकें। और स्तर व कठिनाई स्तर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सभी विद्यार्थी इसको करके अगली कक्षा में जा सके। तो वहाँ पर विभेदीकरण जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है। उपयोगिता और व्यवहारिकता, कितना व्यवहार है और कितना उपयोगी है ना, यूटिलिटी जिसको बोलता है ना, यूटिलिटी एंड बिहेवियरिज्म जो भी है, बिहेवियर में आता है ये। इस तरह की बातें यहाँ पर इसमें होती है। इसके अंतर्गत एक अच्छी परीक्षा
उपयोगी और व्यवहारिक होनी चाहिए। यहाँ पर इसका अर्थ है कि उसकी उपयोगिता क्या है। जो प्रश्न उसमें रखे जाते हैं, जो पढ़ाया जाता है, वो प्रश्नों के आधार पर ही उसको जांचा जाता है। प्रश्नों की प्रकृति जो है वो विषय के अनुरूप होती है। उसमें सभी छात्र छात्रों उस प्रश्न को कर ले, उसकी उपयोगिता को जांचा जाता है और वो उनकी जो प्रश्नों की जो शब्दावली होती है सभी छात्र छात्रों के स्तर के अनुसार होती है, तो वहाँ पर व्यवहारिकता भी देखी जाती है। अगला जो है धन व कीमत। एक उत्तम परीक्षण हर प्रकार से मितव्ययी होनी चाहिए। आजकल हमने देखा होगा आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। इसका उपयोग करते हुए क्या करते हैं, प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि इसमें धन व कीमत थोड़ी कम लगे। मितव्ययिता का ध्यान रख कर ही परीक्षा प्रणाली को सुधारा जा सकता है, मूल्यांकन को सुधारा जाता है। क्योंकि भारत क्या है, एक गरीब देश है। भारत में अनेक प्रकार की जो बातें होती है, क्योंकि आजकल डिजिटल युग चल रहा है और डिजिटल युग में सभी कक्षा स्मार्ट क्लास की ओर अग्रसर है। और अभी इन दिनों स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है कि भी ऑनलाइन क्लासेस अथवा ऐप बना करके सभी बालक बालिकाओं को विषय की जानकारी, सूक्ष्म जानकारी उनको दी जाए। और तो इससे क्या होगा, धन व कीमत की बचत होगी। एक बार आप कोई भी संसाधन खरीदते हैं तो वो ताउम्र काम आते हैं, और वो उसी में ही काम नहीं आते हैं, अन्य विषयों में भी काम आते हैं। समय, टाइम है ना, यहाँ टाइम की बात अपन चल रहे हैं। परीक्षण के लिए उपलब्ध समय सीमित रहता है, अतः परीक्षण की लंबाई उतनी ही रखनी चाहिए जिससे कि उसकी वैधता एवं विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव न पड़े। अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर ये बात आ रही है कि परीक्षण के लिए हमें क्या है, समय निश्चित करना है। समय को निश्चित रखा जाता है कि आप कोई भी परीक्षा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपन मूल्यांकन की बात कर रहे थे यहाँ पर, और मूल्यांकन में ये तरह की ये 6-7 प्रकार की जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो इनका समय निश्चित होता है। मान लीजिए आधा मिनट या 1 मिनट। तो ये आपको क्या करता है, यदि आप समय सीमा से नहीं बदलेंगे तो आप उस प्रश्न पर को नहीं कर पाओगे। हालांकि निबंधात्मक में भी आपको प्रश्न का वो रहता है, समय सीमा रहती है। तो जब यहाँ समय सीमा होती है तो वहाँ उसकी वैधता और विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 8वां जो है आपका विभेदीकरण, आरोपण की सरलता यहाँ पर आ रही है। आरोपण की सरलता से तात्पर्य यह है कि परीक्षण को परीक्षार्थियों पर प्रशासित करने के लिए अधिक सावधानी की आवश्यकता न हो, निर्देश सरल और स्पष्ट व पूर्ण हो तथा परिणाम स्वरूप में वस्तुनिष्ठता हो। अलांकन में आरोपण की सरलता, जब परीक्षा ली जाती है या कोई परीक्षण किया जाता है तो परीक्षार्थी पर क्या करते हैं, उसको लागू करते हैं, या कह सकते हैं हम प्रशासित करते हैं उस पर। तो वो क्या होना चाहिए, सरल व सहज होने चाहिए और सावधानी पूर्वक उसको बरतना चाहिए। तो जब उसको प्रशासित करते हैं, निर्देश हो, चाहे वो निर्देश हो, है ना, लिखित में हो चाहे वह मौखिक में हो, उसका विशेष ध्यान रखते हुए उसको प्रशासित करते हैं, वो अर्थात वो परीक्षा ली जाती है। सभी जो अभ्यर्थी होते हैं वह भी उसको ध्यानपूर्वक निर्देश को देखते हैं, है ना। निर्देश सरल व स्पष्ट होने चाहिए, इसका लिखित या मौखिक जो भी है आप कर सकते हो। जब उसका रिजल्ट आप निकालो, है ना, जिसको आप फलांकन कहते हैं या परिणाम स्वरूप जो भी कहते हैं, वो इजी गोइंग आपका सरल व सहज तरीके से निकलना चाहिए। तो ये आरोपण की सरलता में चीज़ आती है। तो आज हमने काफ़ी कुछ बातें यहाँ पर पढ़ी है। मूल्यांकन व परीक्षण की जो गुण व विशेषताएँ हैं उसके बारे में आज वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, विभेदीकरण, उपयोगिता व व्यावहारिकता, धन व कीमत, समय, आरोपण की सरलता और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत आती है।
परंतु यहाँ पर हमने मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस है उसकी दृष्टि से दृष्टिपात किया है। और यहाँ पर मैं अपना जो भी है विराम दे रहा हूँ। इससे संबंधित यदि कुछ भी आपको पूछना है तो महाविद्यालय में शनिवार का दिन निश्चित किया है। सभी लोग समूह में आकर के मुझसे आप अपनी जो भी शंका समाधान चाहते हैं वो आप कर सकते हो। धन्यवाद।